26 जनवरी 2025 और डी फॉर्मेशन की आज हम सेकंड या शायद थर्ड क्लास कर रहे हैं। थर्ड क्लास है हमारी। अच्छा बेटा, आज क्लास के अंदर आपके सामने फोर्स और एक्सटेंशन का एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो F इक्वल टू के एक्स, ग्राफ ओरिजिन में से पास कर रहा है तो ग्रेडियंट की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी सिंगल पॉइंट उठा लें और उस सिंगल पॉइंट में फोर्स की वैल्यू मैंने ले ली 4 न्यूटन और मैंने इस पे एक्सटेंशन ले लिया 0.050। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बड़े मज़े से रिजल्ट 80 आ जाता है। तो इसमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। जो मुश्किल बात आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ज़रा क्वेश्चन को गौर से पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग जब आपने कोई लोड नहीं हैंग किया हुआ तो इसकी ओरिजिनल लेंथ 0.080 है। अच्छा, फिर आपने एक लोड हैंग कर दिया। जैसे ही आप लोड हैंग करोगे तो ऑब्वियसली वो लोड थोड़ा स्विंग करेगा ऊपर नीचे, लेकिन कुछ देर के बाद एक जगह पे आके रुक जाएगा। जब वो एक जगह पे आके रुक गया तो जहां रुक गया इस पोजीशन को अब मैंने कह दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस क्यों रुका हुआ है? फिर क्वेश्चन में लिखा है कि मैंने इस ब्लॉक को पुल डाउन किया पोजीशन y तक, यानी पोजीशन y तक आप इसको पुल डाउन करके लेकर आ गए। तो अब उसकी जो लेंथ हो गई वो भी इन्होंने शो की हुई है और ब्लॉक को छोड़ दिया। जैसे ही ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक भागेगा ऊपर। जब ब्लॉक ऊपर भागेगा तो क्वेश्चन है कि बताइए जब ब्लॉक y से x की तरफ भाग रहा है तो इसके अंदर जब आपने ब्लॉक को नीचे खींचा था तो ब्लॉक के अंदर आ गई थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन है इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिग्रीज हो जाएगी, वो हमने कैलकुलेट करना है। आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए जनाब, कहना ये चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी y पर ज्यादा होगी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी x पर कम होगी। हमने दोनों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। सर y पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो मैंने लिखा y पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो बेटा मैंने y पे लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर। और जब बेटा मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा y के लिए, पोजीशन y के लिए, अच्छा मैं x इसमें नहीं लिख रहा, एक्सटेंशन को e लिख रहा हूँ वरना x में कंफ्यूजन हो रही है इस टॉपिक में। तो ये पोजीशन y पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और बेटा ये पोजीशन x पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एक पोटेंशियल एनर्जी y पर ज्यादा है और x पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। अच्छा बेटा अब आप नोट कीजिएगा सर, दोनों में हाफ कॉमन है, k कॉमन है, डिफरेंस होगा एक्सटेंशन का। तो किसी बच्चे को शामिल करना चाहूंगा। उमर बेटा आप हमें बताइए कि स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ 0.08 थी। जब हमने इस पर ब्लॉक लटकाया तो इसकी लेंथ 0.095 हो गई। तो पोजीशन x के लिए बताइए एक्सटेंशन कितना होगा? तो सर माइनस कर ले 0.015, ये एक्सटेंशन होगा x के लिए। और जब मैंने इसको पुल डाउन करा था, खींचा था, तो अब इसका एक्सटेंशन कितना होगा बेटा y के लिए? तो पॉइंट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.040। तो बेटा y पर एक्सटेंशन ज्यादा है,
x पर एक्सटेंशन कम है, बाकी हाफ और k तो दोनों में कॉमन है, तो बेटा मैंने हाफ और k को कॉमन ले लिया, k पहले ही निकाल चुका था 80। एक्सटेंशन y पर 0.040 है और एक्सटेंशन x पर 0.015 है, तो 0.040 और 0.015 पर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व ना करें, बस मान लें, रिजल्ट ये आ जाएगा 0.055। तो बेटा फॉर्मूला होता है हाफ के एक्सटेंशन स्क्वायर, ये एक्सटेंशन y पर, माइनस हाफ के एक्सटेंशन बेटा ये x पर, सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये हमने जब इसको y पर रिलीज किया, खींच के y से रिलीज किया, तो ब्लॉक ऊपर भाग रहे। सर अब ब्लॉक ऊपर भाग रहे तो सर इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बेटा ताहा अगर आपका माइक्रोफोन चले तो हमें बताएं कि जब मैं इसको y से छोड़ रहा हूं और ब्लॉक ऊपर भाग रहे हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो कौन सी एनर्जीज इंक्रीज हो रही होंगी? ताहा बेटा बताइए, ब्लॉक ऊपर भाग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और भी कोई सी एनर्जी इंक्रीज होगी। आपने इसको पुल डाउन करा तो आप इसको पकड़ के खड़े हुए ब्लॉक को, जी, वाई पर पकड़ के खड़े हुए, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, जैसे ही छोड़ोगे तो वो भागेगा, जब ब्लॉक भागेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, तो सर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताएं, तो हमने कहा अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, तो मास तो दिया हुआ है 0.122, जी हमें पता है 9.8, डेल्टा एच बेटा ताहा हमारी हेल्प करें और बताएं, ये है डेल्टा एच, ये डेल्टा एच कितना होगा? जी बेटा ये डेल्टा एच कितना होगा? किस में से किसको माइनस करेंगे, सिर्फ ये बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इन दोनों को माइनस कर दें, और अगर इन दोनों को भी माइनस करोगे तो वही आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इट विल बी 0.025। आपने सही कहा, इट विल बी 0.025। ठीक है जनाब, और जब आप इसको कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, एंड इट विल बी 0.030। क्वेश्चन में सारे जितने भी नंबर दिए हुए वो कम से कम टू सिग्निफिकेंट फिगर में, कोई सा भी नंबर टू सिग्निफिकेंट फिगर से कम नहीं है, तो कम से कम टू है तो मैं आंसर भी कम से कम टू में लिखना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे कि जनाब जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तभी आपने बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सर हुई डिक्रीज, ग्रेविट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। खैर हमें इंक्रीज डिक्रीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी, करना क्या है सर? कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करें? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0.055, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.030, माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, और सर काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा 0.025। कह रहे इसी काइनेटिक एनर्जी को लेकर हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो आ जाएगी स्पीड, तो ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो मैं मार्किंग स्कीम से ढूंढ रहा हूं, इसका आंसर आ जाएगा 0.64। तो आखिरी पार्ट मैंने ऐसे ही निपटाया है, और ये पूरी नीचे मार्किंग स्कीम लगी हुई है, तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे देखने में लगा कि स्प्रिंग की 3 पोजीशन दी हुई है,
तो हो सकता है कुछ मुश्किल हो इसमें। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, जो मुझे नहीं कराना चाहिए। असल में क्वेश्चन है ग्राफ कराना। खैर मैं जो फर्स्ट पार्ट है करा नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है कि दो बॉल्स मूव करती हुई आ रही हैं। सर अब मूव करती हुई आ रही हैं तो ऑब्वियसली उनमें होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉल्स आई और इन दोनों बॉल्स ने आगे स्प्रिंग को दबा दिया। सर जब स्प्रिंग दबेगा ना तो स्प्रिंग में आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में के गिवन है, क्वेश्चन में मास गिवन है, स्पीड गिवन है। आप आराम से एक्स निकाल सकते हो, और एक्स है कंप्रेशन। एक्स है कंप्रेशन कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं इसको कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो मुश्किल चीज है मेरे नजदीक वो है इसका ग्राफ। और ग्राफ आपको पता है अंधी नहीं मारिएगा, प्रॉपर वे में ग्राफ बनाते हैं। तो हम जोहा को शामिल करेंगे इस क्वेश्चन में। जोहा बेटा देखिए, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस पर कंप्रेशन है, स्प्रिंग का कंप्रेस होना, स्प्रिंग का कंप्रेस होना। और अगर कंप्रेस होगा स्प्रिंग, ठीक है जनाब, स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा तो एक्स और ए का ग्राफ। सर ग्राफ बनाने के लिए पहले बनाते हैं कोई रिलेशनशिप। तो जोहा बेटा ये बताएं, डिफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो फोर्स का कौन सा फार्मूला दिमाग में आता है? जी बेटा जल्दी जल्दी बोलिए, फोर्स का कोई फार्मूला सोचिए डिफॉर्मेशन में। F इक्वल टू के एक्स। ठीक है बेटा, हुक्स लॉ। फिर बेटा लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है फोर्स। फोर्स का कोई ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें एक्सेलरेशन आता हो, तो एम ए। अब आप बेटा नोट करें कि इक्वेशन में मास कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो रिलेशन बन गया लीनियर, सिंपल लीनियर रिलेशन। और अगर लीनियर रिलेशन बन गया तो जोहा बेटा आपका माइक्रोफोन शायद काम नहीं कर रहा, क्या आप हमें बता सकती हैं अगर माइक्रोफोन चल गया हो कि कैसा ग्राफ बनेगा अगर रिलेशन लीनियर हो? इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, रिलेशन लीनियर है इसलिए ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब आ जाइए दूसरे ग्राफ के ऊपर। सर दूसरा ग्राफ तो सर हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल ऐसा ग्राफ बनवाया था मैंने कल की क्लास में, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ। तो हमने पढ़ा था सर काइनेटिक एनर्जी, आप देखिए कि ये बॉल भागती हुई आ रही है, काइनेटिक एनर्जी जब ये स्प्रिंग को दबा देगी तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आप कहेंगे सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो एक ये वाला भी है, आप ये क्यों नहीं लगा रहे? तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि हमेशा वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें इन दो क्वांटिटीज के अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज मस्ट बी कांस्टेंट। हाँ बेटा बोलिए। अरे चले बेटा, वो चार्ट तो पढ़ने के लिए जाऊंगा तो बड़ा दूर हो जाएगा ना। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का रिलेशन हमें नजर आ रहा है कि रिलेशन इज पैराबोला, क्वाड्रेटिक। अब अगर क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है और काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, तो सर अब काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 होती है ना, तो ग्राफ पैराबोला का इस शक्ल का होता है। पैराबोला का ग्राफ इस शक्ल का होता है, लेकिन इसमें आपको याद है ग्राफ आधा बनाते हैं, ग्राफ आधा बनाते हैं। तो ये वाला ग्राफ इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन एक इशू है आज के सवाल में, कल में नहीं था, इसलिए कल मैंने उस इशू को हाईलाइट नहीं किया था। आज इशू है, क्या इशू है? सर इशू ये है कि जब बॉल स्प्रिंग को जाके हिट करेगी
बॉल स्प्रिंग को जाके कंप्रेस करेगी तो आप देखिएगा बॉल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी और स्प्रिंग का कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा। कंप्रेशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बॉल की काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ने कम होना है जब बॉल उसको हिट करेगी और कंप्रेशन ने इंक्रीज होना है। अब आप अगर गौर करें तो इन दोनों बातों को लेकर ग्रीन वाला ग्राफ इस बात को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो क्या करें? तो कहते हैं जनाब पैराबोला, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता है पैराबोला जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही खुले। सर पैराबोला नीचे की तरफ भी खुलता है। तो ये पैराबोला जो होगा ना बेटा, ये पैराबोला इस शक्ल का बनेगा, इस शक्ल का। यानी वैसे तो पैराबोला पूरा कंप्लीट ये होता है, पर इसमें हम आधा पैराबोला हटा ले तो ये पैराबोला बना रेड वाला। और रेड वाला आज पैराबोला क्यों बन रहा है? क्योंकि सर जब बॉल स्प्रिंग को जाकर कंप्रेस कर रही है तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बॉल स्लो हो रही है, और स्प्रिंग का कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जबकि कल पता है क्या हो रहा था? कल या जो भी मैंने लास्ट क्लास पहले पढ़ाई थी उसके अंदर स्प्रिंग बॉल को उठा के फेंक रहा था, तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी और एक्सटेंशन भी बढ़ रहा था। जो पिछला टॉपिक कराया था उसमें दोनों चीजें बढ़ रही थी। अगर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होती और एक्सटेंशन भी बढ़ रहा होता, ठीक है ना, तब तो ये ग्रीन वाला ग्राफ था। लेकिन आज रेड वाला ग्राफ क्यों है? क्योंकि सर इसमें बॉल स्लो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और कंप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ बनेगा रेड वाला। तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल बात थी, इसलिए मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया कि इसमें ग्राफ की एक्सप्लेनेशन बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मैं हर सवाल को देख के एनालाइज करता हूं कि क्या ये सवाल कराना चाहिए या नहीं। तो इस सवाल के अंदर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल था जो मैंने बस दिखाया है आपको, लेकिन ग्राफ मुश्किल था इसलिए सवाल प्रॉपर करा दिया। अब आ रही जनाब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी ग्राफ ही है लेकिन सवाल आसान सा है। सवाल का पहला पार्ट किसी बच्चे से हम पूछ लेते हैं। क्या आयशा हम आपसे बात कर सकते हैं? आयशा बेटा बताइए, ग्राफ हुक्स लॉ है। अच्छा मुझे कमेंट्री नहीं करना चाहिए, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता दें इस ग्राफ को देख के कि वेदर स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ, यस या नो? यस, गलत आंसर है जी। ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन। लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए गड़बड़ हो रही है। और इसमें आप देखिए ना बेटा, ये यहां तक तो चलो हुक्स लॉ, ये तो खराब हो गया यहाँ पे, तो ऐसा कोई हुक्स लॉ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये हुक्स लॉ को ओबे कर ही नहीं रहा, तो स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। अच्छा जी, जब स्प्रिंग को ऊपर हम मास हैंग करते जा रहे हैं और उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, उस एनर्जी का नाम बताएं। तो सर ये तो आसान है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप पूरी स्पेलिंग में लिखिएगा। अच्छा जी, किस तरह किस तरह हम बता सकते हैं कि एक्सटेंशन इलास्टिक है या प्लास्टिक है? एक्सटेंशन दो होती है, या तो इलास्टिक या प्लास्टिक। सर इलास्टिक एक्सटेंशन चेक करने का तरीका बताएं। जवाब, when force is removed then extension should be zero, when force is released then the object should return to its original shape and size। अगर वो ओरिजिनल शेप और साइज पे आ गया तो ठीक है, इट इज इलास्टिक, अदरवाइज इट इज प्लास्टिक। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वर्क डन कैलकुलेट करना है। 40 से 160
एक्सटेंशन पर। तो सर 40 ये रहा और 160 ये रहा। वर्क डन निकालना है तो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि सर वर्क डन निकालना हो तो वी विल कैलकुलेट एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे शक्ल बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल शेप बनी हुई है, इट इज ट्रेपिजियम। ये ट्रेपिजियम है और ट्रेपिजियम का एरिया होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सर ए का मतलब होता है, ए और बी का मतलब होता है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, और एच का मतलब होता है उन दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 160 और 40 का डिफरेंस 120। तो खैर ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, मैं इस पे टाइम नहीं पास करूंगा आपके साथ कि ए बताएं, बी बताएं, एच बताएं। पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का पहला पार्ट, डिफाइन यंग मॉडुलस। सर यंग मॉडुलस होता है द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए बी पार्ट पर। सर बी पार्ट क्या है भाई? बी पार्ट में सर हमें दो मटेरियल के वायर दिए हुए। एक मटेरियल है स्टील और एक मटेरियल है कॉपर। दोनों वायर्स के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेशो कैलकुलेट करना है। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन चेक करना, कंपेयर करना। और आपको पता है जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन में जो चीजें दोनों में सेम होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो दोनों में है, इन दोनों को हटा दो, अब बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बट हम 5 वाली क्लास के अंदर पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर कभी हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, रेशो का मतलब होता है कंपेयर करना, तो आप पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो और ओरिजिनल फॉर्मूला लिखकर फिर चेक करो कि कौन सी क्वांटिटीज दोनों में सेम है। जैसा कि सवाल को पढ़े तो लिखा हुआ है स्टील का वायर, कॉपर का वायर, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर अगर दोनों का एरिया सेम है तो एरिया को इग्नोर कर दें, सेम को काटो। कंपैरिजन में सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर इग्नोर्ड, तो बेटा मैंने एरिया को काट दिया। आगे पढ़े, लिखा है सेम लेंथ, बेटा मैंने लेंथ को भी काट दिया। आगे पढ़े, लिखा है इक्वल फोर्सेस, दोनों पे फोर्सेस भी इक्वल है। तो आप देखिए मैंने एक बड़े से फॉर्मूले को एक बहुत छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया टू कंपेयर कि यंग मॉडुलस 1 अपॉन एक्सटेंशन के बराबर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सटेंशन, सो एक्सटेंशन इक्वल टू 1 अपॉन यंग मॉडुलस। तो सेम को काटो एक ऐसा मेथड है जो एक बहुत बड़े फॉर्मूले को एक छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट करा देता है। बेटा इसको लिखिए जरूर। और जब छोटा फॉर्मूला बन जाए तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट दे आर आस्किंग। क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि आपने रेशो कैलकुलेट करना है, एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन का रेशो निकाल रहा हूं। ऊपर लिखना है कॉपर वायर, नीचे लिखना है स्टील वायर। और क्योंकि रिलेशन इनवर्सली है
इसलिए यंग मॉडुलस उल्टे लिखूंगा, यानी कॉपर का नीचे डिनोमिनेटर में और स्टील का ऊपर। रिलेशन इनवर्सली है, इसलिए मैंने एक्सटेंशन को यंग मॉडुलस के साथ उल्टा रिलेट करते हुए रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यूज। स्टील का यंग मॉडुलस 1.9 एक्सपोनेंट 11 और कॉपर का यंग मॉडुलस 1.2 एक्सपोनेंट 11। सर दोनों में एक्सपोनेंट 11 कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो कोई रेशो आ जाएगा। तो जल्दी से बेटा इसको कॉपी कीजिए, जिसमें हमने दोनों को कंपेयर करा रहे और इन दोनों का रेशो आ रहा है 1.6। जब कभी रेशो पूछे तो मतलब कंपेयर करा रहा है। कंपैरिजन में जो क्वांटिटी सेम होती हैं वो रेशो में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। तो फॉर्मूला बड़ा सिंप्लीफाइड बन गया। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्मूले को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अलबत्ता मैंने कल 2 वीडियोस दी थी, क्योंकि आपके स्कूल में डिफॉर्मेशन का एग्जाम है और उसमें 1-1 घंटे की 2 वीडियोस थी, और मुझे पता है कि आप जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके लिए टाइम निकाल के अलग से क्लासें भी करना, वीडियो देखना मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या करें, कोर्स है ही इतना सारा। आज भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो का नाम होगा सेम को काटो। तो जो अभी मैंने प्रैक्टिस कराई है छोटी सी, उस वीडियो के अंदर सारे सवालों के अंदर मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ, सेम को काटो, सेम को काटो। तो मैंने लाइव क्लास में थोड़ी सी उसकी बेस बना दी है, लेकिन वो सारे सवाल P1 के, तो P1 की बेटा वीडियो जरूर देखिएगा। खैर, क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे जा रहा हूं, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन है कि जनाब फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाए। आप कहेंगे यार फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं 2 ग्राफ बनाओ, 2 ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ कॉपर का और एक ग्राफ स्टील का। तो बेटा मैंने 2 ग्राफ बना दिए, एक कॉपर का एक स्टील का। लेकिन फंस गया मैं जब जब वो ये बोल रहा है बताओ कौन सा स्टील का है और कौन सा कॉपर का है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं स्टील के लिए एस लिखो, कॉपर के लिए सी लिखो। तो भाई अंधी थोड़ी मारेंगे, कोई मेथड होगा, उस मेथड की बेस पर बताएंगे कि ये कॉपर का, ये स्टील का। तो हम मोहम्मद फाइक से पूछना चाहेंगे कि फाइक भाई अंधी नहीं माननी है, और ये भी हम आपको गाइड कर दें कि यंग मॉडुलस की बेस पर डिसाइड होगा, यंग मॉडुलस की बेस पर डिसाइड होगा, बट देयर विल बी अ प्रॉपर मेथड, अंधी नहीं मारेंगे। जी फाइक, आप हमें गाइड करें, बताएं कि क्या करें कि हम डिसाइड कर लें कि कौन सा ग्राफ स्टील का है और कौन सा ग्राफ कॉपर का। क्या बात जहन में आती है? बेटा फाइक आप क्लास में है? फाइक भाई क्लास में है? फाइक भाई क्लास में ही नहीं आज? तहा आप हैं क्लास में? तहा तो है। तो फाइक आज नहीं आया था क्लास में क्या? ये ऊपर लिखा तो है मोहम्मद यार। ताहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले ठीक है, चले ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वही तो बोलूँ कि मुझे तो पहचान है, इसके लोगों की पहचान लेता हूँ मैं कि ये मोहम्मद भाई, मोहम्मद फाइक है। अरे चले, फिर मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ। या उमर तुम ट्राई करोगे? उमर तुम ट्राई करोगे कौन सा कॉपर का कौन सा स्टील का? हाँ बोले बोले। अच्छा चले भाई, ग्रीन वाला कॉपर का आप कह रही हैं और ये स्टील का। अरे जरा देखते हैं, अंधी नहीं मानना ना, जरा सुने। सर हम पहले लिखेंगे यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की बेस पे करना है ना बेटा, क्योंकि खाली यंग मॉडुलस की वैल्यू मुझे पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया और फिर एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास ग्राफ जो दिया हुआ है ना बेटा, वो ग्राफ फोर्स और एक्सटेंशन का है। तो फोर्स को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है,
एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे रखा है, तो एफ अपॉन एक्स एक्चुअली ग्रेडियंट है, एफ अपॉन एक्स ग्रेडियंट है। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू ग्रेडियंट एल अपॉन ए ऐसे ही। तो अब जरा गौर से देखना, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है 1.9, यंग मॉडुलस ज्यादा है सर, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा ना, उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ग्राफ स्टीपर होगा। तो जनाब स्टील का ग्रेडियंट ज्यादा, इसलिए रेड वाला ग्राफ स्टील का है, और कॉपर का यंग मॉडुलस कम है, इसलिए उसका ग्रेडियंट कम होगा। तो जोहा ने हमें सही बताया है कि ग्रीन वाला कॉपर है और रेड वाला स्टील है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। अब मुझे नहीं पता कि किसी मेथड से बताया है या अंदाजा लगाया है। जोहा ईमानदारी से बताइए, रिकॉर्डिंग बंद कर।